सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच यकीन 6.0 के अंदर, जहां पर आज हम लोग एक बहुत शॉर्ट, सिंपल एंड स्कोरिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। सबसे पहले हम लोग ह्यूमन के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन को समझेंगे एंड देन आफ्टर हम लोग हमारे कॉन्सेप्ट्स को एक्स्ट्रापोलेट करके ले जा रहे होंगे टू अंडरस्टैंड द सेक्स डिटर्मिनेशन इन अदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। बहुत मजेदार टॉपिक है, यहीं की यहीं आप जो सीख रहे हैं यहीं की यहीं याद कर लीजिएगा। मुश्किल से 2-3 लाइंस हैं जो आपको एडिशनल याद करनी पड़ेंगी, बाकी सारा का सारा जो कंटेंट है वो आपने मोर और लेस कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। जो 2-3 लाइंस मैं आपको बताऊं, सिर्फ अगर आप वो याद कर लेते हैं देन दैट कंटेंट वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन। हाईली कंसेप्चुअल टॉपिक है, ऑटोमेटिकली अगर आप दिमाग खोल करके सारी बातें सुनेंगे तो यहीं पे आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। कोई एडिशनल प्रेशर आपको अपने दिमाग के ऊपर नहीं डालना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल सेशन अप। सबसे पहले अगर आप देखें सेक्स डिटर्मिनेशन, नाम से ही पता लग रहा है दैट हाउ सेक्स इज डिटरमाइंड इन एन ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन की एक्चुअल में शुरुआत कैसे हुई ये मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर आप ह्यूमंस में देखें तो ह्यूमंस के अंदर 2 प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर आप देखें तो क्रोमोसोम्स जो है ह्यूमंस के अंदर ये 2 प्रकार के हैं। ये क्रोमोसोम्स 2 प्रकार के हैं। पहला आपका किस प्रकार का क्रोमोसोम है? ऑटोसोम टाइप का। और दूसरा आपका हो गया एलोसोम टाइप का। इसको हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। इसको हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो ऑटोसोम जो हैं दे आर सिमिलर इन मेल एंड फीमेल, ये आपके सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ह्यूमंस की ही बात करें तो ह्यूमंस के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स है। आपको पता है मेरा सेल जो है, एक डिप्लॉयड सेल अगर मैं लूंगा देन दैट हैज 46 क्रोमोसोम्स। आउट ऑफ देम 44 आर ऑटोसोम्स। वो मेल में भी कॉमन है, फीमेल में भी कॉमन है। तो अगर आप देखेंगे ऑटोसोम्स तो दे आर 44 in diploid cell. They are 44 in diploid cell and अगर आप देखें they are common in male and female. They are common in males and females. ये आपके मेल और फीमेल में एकदम कॉमन है। लेकिन अगर आप देखें तो यहां डिफरेंस आ जाता है। ये जो सेक्स क्रोमोसोम है जो डिटरमाइन करते हैं कि आपका जेंडर क्या होने वाला है, ये आपके मेल और फीमेल में अलग होते हैं। अगर आप देखें तो इन मेल्स हमारे अंदर सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं? एक्स एंड वाई। एंड अगर आप देखें इन फीमेल्स तो फीमेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम जो है दोनों सिमिलर होते हैं, यानी एक्स और एक्स। तो मेरे अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स है, एक सेक्स क्रोमोसोम है एक्स, एक सेक्स क्रोमोसोम है वाई, और फीमेल के अंदर ये जो सेक्स क्रोमोसोम है दोनों सिमिलर है, दैट इज एक्स एंड एक्स। मुझे दोस्तों ये बता दीजिए, अगर आप गैमीट बना रहे होंगे, अगर आप गैमीट बना रहे होंगे तो ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन क्या आपका मेल जब गैमीट बनाएगा तो अलग अलग टाइप के गैमीट बना सकता है? क्या मेल जब गैमीट बनाएगा तो अलग अलग टाइप के गैमीट बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है सर, बिल्कुल बना सकता है। जब मेल गैमीट बनाएगा तो एक्स भी कैरी कर सकता है गैमीट, आपका वाई भी कैरी कर सकता है। एंड अगर फीमेल गैमीट बनाएगी तो ये तो सेम गैमीट बनाएगी, एक्स और एक्स कैरी करने वाले। यानी सेक्स किस पे डिपेंड करता है भाई? बच्चा कैसा होगा ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये मेल पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर मेल का एक्स फीमेल के एक्स के साथ फ्यूज होता है तो बच्चा कैसा होगा? फीमेल होगी, करेक्ट है। अगर ये वाला मेल का एक्स इस एक्स के साथ फ्यूज कर रहा है तो बच्चा कैसा होगा? आपका अगेन फीमेल होगा, करेक्ट। और यहां पे अगर आप देखें ये वाई अगर एक्स के साथ कंबाइन कर रहा है तो बच्चा कैसा होगा? मेल होगा। और ये वाला वाई अगर इस एक्स के साथ कंबाइन कर रहा है तो बच्चा अगेन कैसा होगा? मेल होगा। यानी हमेशा मेल होने की संभावना इज इक्वल टू फीमेल होने की संभावना, यानी कैसा बच्चा होगा इसके चांसेस हमेशा 50-50% रहते हैं।
यानी अगर एक विमेन प्रेग्नेंट है तो उसमें जितनी मेल पैदा होने की संभावना है उतनी ही फीमेल की पैदा होने की भी संभावना है। लेकिन ये सेक्स डिटरमाइन कौन कर रहा है? ये सेक्स डिटरमाइन कर रहा है एक्चुअल में ये वाला क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, क्योंकि डिफरेंट है। भाई फीमेल तो सारे के सारे गैमेट्स एक जैसे ही बनाएगी, क्योंकि वहां तो एक्स और एक्स क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन है। तो अगर वहां गैमेट बनेंगे तो बाय डिफॉल्ट फीमेल अपनी तरफ से सिर्फ एक्स ही कंट्रीब्यूट कर सकती है, लेकिन मेल अपनी तरफ से एक्स और वाई दोनों कंट्रीब्यूट कर सकता है। डिफरेंट गैमेट कहां पर बन रहे हैं? आपके मेल के अंदर। तो यहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका हुआ? ह्यूमंस के केस में मेल का। इसे हम क्या कहते हैं? मेल हेटेरोगैमेटी। यानी मेल जो है अलग अलग टाइप के गैमेट्स बनाता है, डिफरेंट गैमेट्स बनाता है, यानी हेटेरोगैमेट्स बनाता है। जबकि फीमेल यहां पर एक जैसे गैमेट बनाती है, यानी होमोगैमेटिक कंडीशन यहां पर होती है। तो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि फीमेल का सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल ह्यूमंस के अंदर नहीं होता। अक्सर सोसाइटी में आप देखेंगे तो फीमेल को प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। गांव में आजकल भी यह स्थिति है, और जिस इलाके से मैं हूं वहां पर भी कुछ साल पहले तक यह स्थिति काफी ज्यादा प्रचंड थी। अभी थोड़ी सी कम हुई है, अवेयरनेस आ चुकी है सोसाइटी के अंदर, और धीरे धीरे ये अवेयरनेस और बढ़ेगी। लेकिन काफी सारे ऐसे इलाके थे जहां पर अगर एक औरत की लगातार 3-4 बेटियां हो जाती थी तो उस चीज को बहुत अच्छा नहीं मानते थे और घर वाले परेशान करते थे कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जबकि सेक्स डिटर्मिनेशन में जो मेल है उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि फीमेल का सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई हाथ है ही नहीं। तो अगर मेल में आप देखें तो आपके दो अलग अलग टाइप के गैमीट बन रहे होंगे। तो सेक्स डिटरमाइन कौन कर रहा होगा? मेल कर रहा होगा। दिस इज कॉल्ड एज मेल हेटेरोगैमेटी। फीमेल यहां पे होमोगैमेटिक है, इट्स कॉल्ड फीमेल होमोगैमेटिक कंडीशन। करेक्ट है। आप कह सकते हो ह्यूमंस के अंदर XX XY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है। फीमेल है XX, मेल है आपका XY। सिमिलरली अगर आप देखें इन इंसेक्ट्स, in insects, in many insects, the sex determination is XX exotype. XX exotype. XX मतलब यह है आपकी फीमेल। XX मतलब एक डिप्लॉयड इंसेक्ट में दोनों के दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स आपके X हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन फीमेल। XO का मतलब यहां पर क्या है? मेल में XO का मतलब क्या है? O का मतलब है नल क्रोमोसोम, NULL, नल मतलब नील, वहां पर कुछ प्रेजेंट नहीं है। यानी आप ये कह सकते हैं कि मेल्स के अंदर आपका एक क्रोमोसोम कम होता है एज कंपेयर टू फीमेल इन केस ऑफ इंसेक्ट। तो हैंकिंग साहब एक साइंटिस्ट थे, 1891 में इन्होंने ये नोटिस किया कि जब आपका गैमीट बन रहा होता है मेल के अंदर, उन्होंने मेल इंसेक्ट को देखा और कहा कि जब गैमीट बन रहा होता है मेल के अंदर तो कुछ ऐसे गैमीट्स हैं जहां पर एक स्ट्रक्चर चला जाता है और कुछ ऐसे गैमेट्स हैं जहां पर यह स्ट्रक्चर नहीं जाता है, यानी दोनों गैमेट्स डिफरेंट टाइप के बन रहे हैं। और जाहिर भी है अगर एक्सो टाइप की यहां पर कंडीशन है मेल के अंदर, तो ये जब गैमेट बनाएगा तो आपके कुछ गैमेट में एक्स जाएगा, कुछ गैमेट में एक्स नहीं जाएगा। हैंकिंग साहब ने कहा जब मेल इंसेक्ट गैमेट बना रहा होता है तो उन गैमेट्स में से कुछ में एक एक्स्ट्रा चीज अवेलेबल है जिसको उन्होंने एक्स बॉडी बोला, और कुछ ऐसे गैमेट्स हैं जहां ये चीज अवेलेबल नहीं है, यहां पर 0 है, यानी एक्स बॉडी एब्सेंट है। तो आगे चल के इस एक्स बॉडी को नाम दे दिया गया एक्स क्रोमोसोम। तो हैंकिंग साहब वाज द फर्स्ट वन टू इलेबोरेट दिस थिंग। उन्होंने सबसे पहले इस चीज को देखा, नोटिस करना शुरू किया। तो आप यहां पर लिख भी सकते हो हैंकिंग in 1891 understood spermatogenesis in insect। spermatogenesis मतलब sperm formation, spermatogenesis in insects।
in insects, and he found that some gametes contains a specific structure. कुछ गैमेट्स में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाया जा रहा था और कुछ में ये नहीं पाया जा रहा था. Some gametes contain a specific structure and some do not. Hanking called this structure X body. लेटर इस एक्स बॉडी को एक्स क्रोमोसोम कहा जाने लगा, जहां से सेक्स क्रोमोसोम्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास आया. करेक्ट है, एकदम करेक्ट है. तो अब हम क्या कर लेते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन देख लेते हैं अलग अलग लोगों में. अगर आप ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में अगर आप देखें तो एक फीमेल जो है, इस फीमेल के डिप्लॉयड सेल में कैसा केस होता है भैया, 44 तो होंगे आपके ऑटोसोम्स और XX हो जाएंगे आपके सेक्स क्रोमोसोम. और अगर आप यहां पर मेल की बात करते हैं तो 44 तो हो जाएंगे ऑटोसोम्स जो कॉमन है और XY हो जाएंगे हमारे सेक्स क्रोमोसोम. अब अगर आप इनके गैमीट बनवाएं, अब अगर आप इनमें गैमीटोजेनेसिस कराएं, तो गैमीटोजेनेसिस के बाद आपकी क्या स्थिति डेवलप हो जाएगी, क्या कंडीशन डेवलप हो जाएगी, ये कंडीशन डेवलप हो जाएगी मेरे भाई, ये कंडीशन डेवलप हो जाएगी मेरे भाई कि यहां पर आपके गैमीट्स कैसे बनेंगे. 44 में से 22 ऑटोसोम आ जाएंगे एक गैमीट में और एक एक्स आ जाएगा, और 44 में से 22 ऑटोसोम्स आ जाएंगे दूसरे गैमीट में और एक एक्स यहां चला जाएगा. यहां पे अगर आप देखें तो 22 प्लस एक्स ये एक गैमीट में चले जाएंगे और बचा हुआ 22 प्लस वाई ये दूसरे गैमीट में चला जाएगा. यानी यहां पर सेम गैमेट्स बने तो फीमेल कैसी होती है भैया, यहां पर सेम गैमेट बने तो फीमेल आपकी कैसी होती है, होमोगैमेटिक. फीमेल आपकी कैसी होती है, होमोगैमेटिक. और ये जो मेल है भैया ये आपका कैसा होता है, हेटेरोगैमेटिक. हेटेरोगैमेटिक. यहां पर दो डिफरेंट गैमेट बन रहे हैं ना, हेटेरोगैमेटिक कंडीशन आई. अब आप यहां पर इनकी फ्यूजन करा के देख लीजिए. अब आप यहां इनकी फ्यूजन करा के देख लीजिए. ये फीमेल गैमीट अगर आपका इस फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, ये बना के देख लेते हैं हम. ये फीमेल गैमीट भैया अगर आपका इस मेल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा तब क्या बनेगा, ये बना के देख लेते हैं हम, है ना. यहां पर थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं. ये फीमेल गैमीट आपका इस मेल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, ये बना के देख लेते हैं हम. और ये आपका फीमेल गैमेट इस मेल गैमेट के साथ अगर फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, ये बना के देख लेते हैं हम. तो उत्तर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स 44 प्लस XX. XX आ रहा है तो यहां पर क्या बना भैया, फीमेल बन गई, कोई दिक्कत नहीं है. 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई क्या बन गया आपका यहां पर 44 प्लस XY, यानी आपका मेल बन गया, कोई दिक्कत नहीं है. 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स 44 प्लस XX आ गया, यानी आपकी यहां पर फीमेल बन गई, फीमेल बन गई भैया. एंड आपका 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई आपका क्या बन गया, 44 प्लस XY बन गया, यानी यहां पर क्या आ गई कंडीशन, आपकी मेल की कंडीशन आ गई, एकदम आपकी मेल की कंडीशन आ गई. तो ये आपको देखने को मिला. तो आधे केसेस में आपकी फीमेल फीमेल बनेगी और आधे केसेस में आपका क्या बनेगा, मेल मेल बनेगा. यानी 50% चांसेस होते हैं हमेशा आपका मेल बनने के, 50% चांसेस होते हैं आपका हमेशा फीमेल बनने के. ये हमारी सेक्स डिटर्मिनेशन है ह्यूमन के अंदर. हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, सेक्स डिपेंड्स ऑन मेल एज इट इज हेटेरोगैमेटिक, एज इट इज हेटेरोगैमेटिक. यही दो प्रकार के गैमीट बना सकता है, डिफरेंट गैमीट बना सकता है. एक गैमीट जिसमें एक्स होगा,
एक गैमेट जिसमें Y होगा, तो डिफरेंस मेन जो क्रिएट हो रहा है वो किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है? मेल की वजह से। फीमेल के तो दोनों के दोनों गैमेट्स एक जैसे ही थे, होमोगैमेटिक थी, तो इस पे सेक्स डिटरमाइन नहीं हो सकता, मेल से डिटरमाइन हो रहा होता है। एंड 50% चांस होते हैं मेल बनने के, 50% चांस होते हैं फीमेल बनने के, जो हम यहां पर लिख चुके हैं। करेक्ट? तो बार बार पन्ने भरने से कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, तो हम लोग आराम से इसको एक लाइन में समझ सकते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन सम अदर ऑर्गेनिजम्स, यहां पर देखिए पहला हम लोग लिख लेते हैं ह्यूमन का ही, XX XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। किसमें होता है ये? XX XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, यहां XY पे डिपेंड करता है सेक्स, जो कि होगा आपका मेल, यानी यहां पर मेल पे सेक्स डिटरमाइन आपका हो रहा होता है। किसके अंदर होगा ये? इन ह्यूमंस। एंड लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा लिंकेज एंड रिकंबिनेशन। वहां पर हमने देखा कि मॉर्गन साहब ने कुछ कैरेक्टर्स लिए थे जो ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम पर पाए जा रहे थे, और मेल में दूसरे क्रोमोसोम का नाम हमने क्या लिखा था? वाई। यानी जैसा हमारे अंदर सिस्टम है वैसा ही ड्रोसोफिला के अंदर भी सिस्टम है। तो ड्रोसोफिला इंसेक्ट होते हुए भी हमारे जैसा बिहेव करता है, इसमें XX XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है। दूसरा जो हैंकिंग साहब ने नोटिस किया था, जो ज्यादातर इंसेक्ट में देखने को मिलता है, यह XX XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, और यहां पर आपका मेल हो जाएगा XO, यहां पर मेल हो जाएगा आपका XO। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? इन मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स, इन मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स, ज्यादातर इंसेक्ट्स में लाइक ग्रास हॉपर आपको ये केस देखने को मिलता है, XX XO टाइप का आपको सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। यहां आपका O क्या है? यहां O जो है आपका, दिस इज नल क्रोमोसोम, नल क्रोमोसोम, और नो क्रोमोसोम, यानी मेल में एक क्रोमोसोम कम होता है फीमेल के कंपैरिजन में, आप ये भी लिख सकते हो। करेक्ट? तीसरा आपका जो केस है ये डिफरेंट है, और इससे सवाल आपका पूछा जाता है, ये है ZZZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ZZZW में अलग क्या देखने को मिला सर? अलग ये देखने को मिला कि यहां पर ये जो ZW है, जो हेट्रोगैमेटिक है, ये फीमेल है। तो यहां मेल में दोनों गैमेट एक जैसे बनेंगे, फीमेल में डिफरेंट बनेंगे, तो यहां सेक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? आपका फीमेल पे डिपेंड कर रहा है, ये अलग बात है। किसमें देखने को मिलता है ये? इन बर्ड्स, बर्ड्स के अंदर ये सेक्स डिटर्मिनेशन का पैटर्न देखने को मिलता है। और चौथा अगर आप देखें, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ रहे होंगे, इट इज हैप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है भैया? यहां पर मेल जो है आपका हैप्लॉइड होता है, और डिप्लॉइड होती है आपकी फीमेल। यानी मेल जो है, लेट्स से हनी बी के अंदर, इसके अंदर होते हैं 16 क्रोमोसोम, और फीमेल जो है आपकी, इसके अंदर होते हैं आपके 32 क्रोमोसोम। करेक्ट? तो यहां पर क्रोमोसोम का सेट ही बढ़ जा रहा है आपका फीमेल के अंदर। दिस इज हैप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। किसमें पाया जाता है ये? हनी बी के अंदर पाया जाता है, इसे हैप्लोडिप्लॉइड भी कहा जाता है। तो हनी बी का ये जो केस है ये एकदम स्पेशल है। तो तीन चीजें आपको साथ साथ याद हुई, ह्यूमंस और ड्रोसोफिला में XX XY, XY है मेल जिस पे सेक्स डिपेंड करेगा। इंसेक्ट्स के अंदर, ज्यादातर इंसेक्ट्स के अंदर XX XO, जहां पर XO है मेल जिसके ऊपर सेक्स डिपेंड करेगा। बर्ड्स के अंदर ZZZW, जहां ZW है फीमेल, यानी ये स्पेशल केस है जहां फीमेल पे सेक्स डिपेंड करेगा। और आपका यहां पर हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, जहां फीमेल में एक पूरा सेट क्रोमोसोम्स का ज्यादा होगा, मेल होगा हैप्लॉइड यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम उसके अंदर होगा, एंड फीमेल के अंदर है आपका डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो अगर हनी बी में आप देखें तो क्या होता है दोस्त? हनी बी में आपकी जो फीमेल है, दोनों प्रकार की, चाहे रानी मक्खी हो, फीमेल दैट इज क्वीन बी,
और वर्कर बी। आपका फीमेल में चाहे क्वीन बी हो चाहे वर्कर बी, ये दोनों की दोनों ही आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से आपकी डिप्लॉयड फीमेल बन रही होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन मेल में अगर आप देखें तो मेल तो हैप्लॉयड है, तो मेल कैसे बनता है? मेल इज फॉर्म्ड डायरेक्टली वाया पार्थेनोजेनेसिस इन फीमेल गैमेट। यहां फीमेल गैमेट जो है ये सीधा पार्थेनोजेनेसिस कर लेता है एंड आपका मेल बन जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोजेनेसिस मतलब एक ऑर्गेनिज्म की जेनेसिस होना विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो जाहिर सी बात है यहां पर आपका फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा, तो सिंगल गैमीट जो है इसी से आपका पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा बिना फर्टिलाइजेशन के। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए भैया, ये है आपकी डिप्लॉयड फीमेल, ये है आपकी डिप्लॉयड फीमेल, और ये है आपका भोला भाला हैप्लॉयड मेल। ये है आपका भोला भाला हैप्लॉयड मेल। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। अब ये जो आपकी फीमेल है, ये जो आपकी फीमेल है, इसमें गैमिटोजेनेसिस हुआ, गैमिटोजेनेसिस हुआ तो हैप्लॉयड गैमिट बना, हैप्लॉयड गैमिट बना। कैसे बना? डिप्लॉयड आपकी फीमेल थी, इससे आपने हैप्लॉयड गैमिट बनाया तो मियोसिस से बनाया होगा, मियोसिस से बनाया होगा। मेल जो है ये खुद ही भैया हैप्लॉयड होता है, तो इससे अगर आप एक गैमीट बनाओगे, हैप्लॉयड ही आप गैमीट बनाओगे, तो किससे बनेगा? ये माइटोसिस से बनेगा ना, जाहिर सी बात है। हैप्लॉयड से हैप्लॉयड, डिप्लॉयड से डिप्लॉयड, सेम अगर आपका बन रहा है डॉटर सेल तो माइटोसिस से बनेगा। अब मेरे दोस्त, ये जो आपका मेल और फीमेल गैमीट हैं, इनका मिलन हो जाता है, इनका मिलन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई तो यहां पर आपकी फीमेल बनी। करेक्ट है, तो आपकी फीमेल बनी। मेल जो है ये सिर्फ आपका इसी से बन सकता है, इसमें तो दो गैमेट की जरूरत है ही नहीं, इसी में पार्थेनोजेनेसिस करोगे तो आपका क्या बन जाएगा? तो आपका मेल बन जाएगा, तो आपका ये मेल बन जाएगा। फिर वही सेम कहानी कि भैया ये जो मेल है इसमें आप माइटोसिस कराओगे तो हैप्लॉयड मेल गैमेट बनेगा, और ये जो फीमेल है इसमें आप मियोसिस कराओगे तो दो हैप्लॉयड फीमेल गैमेट बनेंगे। इसके मेल और फीमेल गैमेट को आप फिर से मर्ज करा दीजिए तो आपका फिर से क्या बन जाएगी? डिप्लॉयड फीमेल बन जाएगी। और ये जो है मेरे भाई यहां पर आप पार्थेनोजेनेसिस करा दीजिए तो आपका ये फिर से क्या बन जाएगा? मेल बन जाएगा, हैप्लॉयड मेल बन जाएगा। इसी प्रकार से मेल आपका रहता है हैप्लॉयड, फीमेल आपकी रहती है डिप्लॉयड। इसको हम क्या कहते हैं? हैप्लोडिप्लॉयड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब देखिए, मेल जो है ये अपने गैमेट से सिर्फ फीमेल बना सकता है, मेल को बनाने में मेल का ही कोई रोल नहीं है। आप अगर देखेंगे, आराम से सुनिएगा, ये बात बहुत प्यारी है और बहुत गंभीर है। इस मेल ने जितने भी गैमीट बनाए ये सारे फर्टिलाइज होने के लिए चले जाते हैं, और फर्टिलाइजेशन से क्या बन रहा है? यहां पर फ्यूजन से क्या बन रहा है? सिर्फ फीमेल बन रही है। यानी मेल का जो गैमीट है ये पार्थेनोजेनेसिस नहीं दिखा सकता, यानी मेल का जो गैमीट है ये सिर्फ फीमेल बनाने में इस्तेमाल होगा। फिर ये फीमेल जो है ये मेल बनाएगी, फिर ये मेल फिर से अपना गैमीट बनाएगा, फीमेल के गैमीट के साथ फ्यूज करेगा, फिर जो फीमेल बनेगी वो आपका गैमीट बनाएगी। यानी अगर आप देखें तो ये वाला मेल है,
इसने सिर्फ फीमेल बनाने के लिए कंट्रीब्यूट किया, इसने फिर आपका क्या की, पार्थेनोजेनेसिस की। सिमिलरली अब ये मेल बना, ये फिर फर्टिलाइजेशन से एक फीमेल बनाएगा, फिर वो पार्थेनोजेनेसिस करेगी। यानी अगर आप इस मेल के रिस्पेक्ट में देखें, इस मेल के रिस्पेक्ट में, तो इस मेल का कोई पापा नहीं है, इस मेल का कोई पापा नहीं है, क्योंकि ये बना ही सिर्फ मम्मी से है। इसमें इस पापा का रोल थोड़ी है, ये गैमीट फ्यूज करके तो फीमेल बना रहे हैं, मेल बनने में तो सिर्फ मम्मी का रोल है, करेक्ट। तो आपका इस मेल का कोई पापा नहीं है, लेकिन ये जो मम्मी है भैया इसकी, इसका तो कोई पापा था ना, तो इस लीनिएज में सिर्फ ये एक पापा आ रहा है। तो इस मेल का कोई पापा नहीं है, लेकिन नाना है, जिसको एनसीईआरटी में ग्रैंडफादर लिख दिया है दादा नाना बोल करके, तो इट्स फाइन। सिमिलरली ये जो मेल है इसका कोई बेटा थोड़ी होगा, ये बेटा खुद बना ही नहीं सकता, ये तो एक बेटी को जन्म देगा, वो बेटी आगे चल के बेटा बनाएगी पार्थेनोजेनेसिस से। यानी ये जो मेल है इसकी कोई पापा नहीं है, इसके नाना है, और इसका कोई बेटा नहीं होगा, लेकिन इसकी बेटी का बेटा होगा, दोयता होगा, जिसको ग्रैंडसन लिख दिया है ना। और जाहिर सी बात है भाई, मेल खुद मेल को बना ही नहीं सकता, तो इसको एक जनरेशन वेट करना पड़ेगा। तो अगर आप यहां पर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, मेल हनी बी हैज नो फादर बट ग्रैंडफादर, and have no son but grandson, करेक्ट। पापा नहीं है पर दादा है, बेटा नहीं है पर पोता है। वो जनरेशन इसलिए स्किप हो रही है क्योंकि फीमेल को ही ये ताकत मिली है कि वो आगे पार्थेनोजेनेसिस से मेल बना पाए, मेल खुद मेल नहीं बना सकता। इसीलिए ये जो आपकी कंडीशन है यहां पर आ रही है। म्यूटेशंस क्या होती हैं ये अब हमें देखना है। पहले सेक्स डिटर्मिनेशन के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर आपको सही लगे तो, है ना। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं भैया, इससे थोड़ा सा अच्छा। ये स्लाइड उल्टी आ गई है, कोई बात नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं, 2 स्लाइड रिपीट हो गई, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन देखिए भाई, ये कब पता लगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन आपका क्रोमोसोम पर बेस्ड है? ये रिसर्च हुई थी आपकी इंसेक्ट्स पे। हैंकिंग साहब ने 1891 में स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ा इन अ फ्यू इंसेक्ट्स, और इन्होंने देखा भाई 50% ऐसे आपके स्पर्म बन रहे हैं या गेमेट बन रहे हैं जिसमें एक स्ट्रक्चर गया, और 50% में ये स्ट्रक्चर नहीं गया, क्योंकि यहां पर एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है। तो आधे गैमेट बनेंगे उसमें एक्स क्रोमोसोम होगा, आधों में कुछ भी नहीं होगा। तो इन्होंने देखा कि भाई आधे जो स्पर्म थे इनमें एक्स बॉडी नाम की कोई चीज पहुंच रही है और आपके आधों में नहीं पहुंच रही है, राइट। तो एक्स बॉडी को बाद में एक क्रोमोसोम का नाम दे दिया गया, यानी इसे एक्स क्रोमोसोम हम लोग बोलने लगे, और हम ये समझ गए कि जो क्रोमोसोम है इसी का सेक्स डिटर्मिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो एक्स क्रोमोसोम है इसकी डिस्कवरी हुई। तो हमें देखने को मिला कि बहुत सारे आपके ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनमें सेक्स डिटर्मिनेशन एक्सो टाइप का है, मेल जो है यहां पर एक्सो होता है। अगर आप ह्यूमंस में देखेंगे तो मेल आपका XY है, ड्रोसोफिला में भी मेल आपका XY है, यहां पर आपका बर्ड्स में ZW जो है फीमेल है, तो फीमेल पे सेक्स डिपेंड करता है, और इंसेक्ट में आपका XX एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, यानी वहां पर मेल पे जो एक्सो है उस पे सेक्स डिटर्मिनेशन हो रही होती है, राइट। तो ये जो X और Y है जिनका सेक्स को डिटरमाइन करने में इंपॉर्टेंट रोल था, इनको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलने लगे। बाकी सारे इनको छोड़कर जो क्रोमोसोम बचे इनको हम ऑटोसोम कहने लगे। तो ग्रास हॉपर जो है इसमें आपका सेक्स डिटर्मिनेशन किस टाइप का है? XX एक्सो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है, करेक्ट। अगर आप ह्यूमंस में देखें तो XY टाइप का आपका सेक्स डिटर्मिनेशन है। तो मेल्स में आपके 2 गैमीट बन सकते हैं, आपका ऑटोसोम प्लस X एंड ऑटोसोम प्लस Y, और फीमेल में एक ही टाइप के गैमीट बन सकते हैं, ऑटोसोम प्लस X, ऑटोसोम प्लस X। तो सेक्स डिटर्मिनेशन किस पे डिपेंड करेगी? आपकी मेल पे, क्योंकि ये हेट्रोगैमेटिक है, राइट। तो हमारे अंदर इंसेक्ट्स के अंदर भी
मेल हेट्रोगैमेटी होती है तो आपका सेक्स कौन डिटरमाइन करता है? मेल। लेकिन बर्ड में ZZZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन थी तो फीमेल हेट्रोगैमेटिक थी, वो ZW थी तो सेक्स कौन डिटरमाइन कर रहा था? फीमेल। तो वहां फीमेल हेट्रोगैमेटी थी जहां पर दो अलग अलग आपके गैमीट्स बन सकते थे, एक में Z होगा एक में W होगा। करेक्ट। अगर आप ह्यूमंस में देखें तो आउट ऑफ 23 क्रोमोसोम्स जो एक गैमीट में होते हैं, 22 आपके सेम है मेल और फीमेल में, सिर्फ आपका X और Y डिफरेंट है। तो 50-50% चांस होती है आपके दोनों टाइप के गैमीट्स के फ्यूजन की। X आपका X के साथ भी फ्यूज कर सकता है, X Y के साथ भी, तो लड़का लड़की बनने की जो प्रोबेबिलिटी है ये आपकी हमेशा इक्वल होती है। वही सेक्स डिटर्मिनेशन वाला आर्टिकल यहां पे एनसीईआरटी में रिपीट कर रखा है। अगर आप देखें हनी बी के अंदर तो आपका यहां पर नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम के बेसिस पे सेक्स डिपेंड करता है। अगर एक ही सेट है तो आपका मेल यानी ड्रोन, और अगर दो सेट है यानी पेयर है क्रोमोसोम का तो फीमेल यानी क्वीन और वर्कर। तो ड्रोन जो है, जो मेल है, यह आपका पार्थेनोजेनेसिस से बनेगा फीमेल गैमीट के अंदर, एंड जो आपका फीमेल है ये फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट से बनेगी। तो आपका मेल जो है ये हैप्लॉइड है, फीमेल डिप्लॉइड है, इसीलिए इसे हैप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कहा जाता है। ये बात हम लोगों ने सीखी। देखिए यहां पर फीमेल है तो ये मियोसिस से गैमेट बना लेगी, ये आपका मेल गैमेट फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट पार्थेनोजेनेसिस से मेल बना सकता है सीधा सीधा विदाउट फर्टिलाइजेशन। मेल जो है ये आपका माइटोसिस से गैमेट बनाएगा, क्योंकि इसको सेम गैमेट बनाना है, हैप्लॉइड टाइप का ही, तो ये माइटोसिस से गैमेट बनाएगा। ये एक गैमेट यहां से आएगा, मेल का एक गैमेट फ्यूज होकर के फीमेल बॉडी यहां पर बन रही होगी। करेक्ट है? एकदम करेक्ट है। अब म्यूटेशन का एक छोटा सा आर्टिकल है, उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इन एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फीमेल प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट। XX होते हैं फीमेल के अंदर तो एक तरीके के ही गैमेट बनेंगे। मेल में दो तरीके के गैमेट बन रहे होते हैं, एक X कंटेन करेगा एक X कंटेन नहीं करेगा। मेल प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट, एकदम सही बात है, मेल हेट्रोगैमेटी है, यहां पर मेल सेक्स डिटरमाइन करता है। फीमेल प्रोड्यूसेस गैमेट्स विद Y क्रोमोसोम, XX एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन में Y कहां से आ गया भैया, जबरदस्ती घुस रहा है ये तो। मेल प्रोड्यूसेस सिंगल टाइप ऑफ गैमेट, नहीं, ये आपके दो टाइप के गैमेट बनाता है, वन कंटेनिंग X क्रोमोसोम, वन नॉट कंटेनिंग X क्रोमोसोम। तो ऑप्शन 2 आपका यहां पर करेक्ट हो गया। इन हनी बी मेल डू नॉट हैव फादर बिकॉज दे फॉलो एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, हैप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। करेक्ट है। हैप्लोडिप्लॉइड यानी क्रोमोसोम के सेट पे यहां पर सेक्स डिपेंड कर रहा होता है, ना ऑटोसोम पे ना सेक्स क्रोमोसोम पे, कितने सेट हैं, हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, इस पे सेक्स डिपेंड कर रहा होता है। तो मेल आपका हैप्लॉइड है, जाहिर सी बात है, तो वो आपका गैमेटिक फ्यूजन से नहीं बनता, वो फीमेल गैमेट में पार्थेनोजेनेसिस से बनता है। तो सिर्फ फीमेल से बन रहा है आपका मेल, तो उसका फादर तो है ही नहीं, सिर्फ मदर है। लेकिन उस मदर का कोई फादर जरूर है, यानी नाना जी जरूर है, इसके डायरेक्ट फादर कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मम्मी है। करेक्ट। इन इंसेक्ट्स विद एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन व्हाट इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ फीमेल। XX एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन था ज्यादातर इंसेक्ट्स में, मेल आपका एक्सो था, फीमेल आपकी XX थी, तो फीमेल पूछा है XX हो जाएगी, मेल आपका एक्सो होगा, फीमेल पूछा है तो XX वुड बी द आंसर। इन हनी बी फीमेल्स आर डैश हैविंग डैश क्रोमोसोम, तो कितने क्रोमोसोम थे, 32, क्योंकि वो डिप्लॉयड है, तो फीमेल्स आर डिप्लॉयड। 46 नहीं भैया, ये तो हमारे नंबर हो गए, डिप्लॉयड एंड 32 क्रोमोसोम, करेक्ट। एंड मेल्स आर हैप्लॉयड हैविंग 16 क्रोमोसोम, हैप्लॉयड हैविंग 16 क्रोमोसोम, उत्तर क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ये हैप्लोडिप्लॉयड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है। सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ अ फीमेल बर्ड हैज बीन डेजिग्नेटेड एज फीमेल बर्ड ZZZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, यहां फीमेल हेट्रोगैमेटी थी, यानी Z और W यहां पर होंगे, Z और W यहां पर होंगे, ZZ होंगे आपके मेल के अंदर जो कि होमोगैमेटिक है। ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल क्या है, ये आप अभी नहीं समझ पाओगे, है ना, करेक्ट है। चलिए मैं आपको पहले म्यूटेशन की एनसीईआरटी रीडिंग करा देता हूं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए म्यूटेशन क्या है, जनरल लेवल पे समझने की कोशिश करिए। म्यूटेशन का मतलब है एक तरीके से चेंज।
अब आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमीट्स बनते हैं, और वो गैमीट कैसे बनते हैं? मियोसिस से बनते हैं। मियोसिस में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर और रिकंबिनेशन होता है। तो सेक्स रिप्रोडक्शन जब होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है, तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग सेक्स कि आपके दो अलग अलग गैमीट फ्यूज करते हैं एंड उनके अंदर रिकंबिनेशन से डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बन रहे होते हैं। तो एक तो ये रीजन है कि हमारे अंदर वेरिएशंस आती हैं। लेकिन मेरे भाई, काफी सारे ऐसे भी तो ऑर्गेनिजम्स हैं ना जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, फिर भी उनके अंदर ड्यूरिंग टाइम थोड़ी बहुत वेरिएशंस आ रही होती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब आपके डीएनए के सीक्वेंस में चेंज होना। तो डीएनए के सीक्वेंस में अगर छोटा सा चेंज हो गया तो आपका जीनोटाइप चेंज हो गया। अगर डीएनए में चेंज हुआ है तो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए में भी चेंज होगा, बिल्कुल होगा। अगर अभी आपको ये बात नहीं भी समझ में आती तो आप इसे याद कर लीजिएगा कि डीएनए से आरएनए बनता है तो वहां भी चेंज होगा, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हमारा पूरा इसी पर बेस्ड है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वहां पढ़ना ही डीएनए, आरएनए और प्रोटीन है। तो आप ये मान के चलिए कि जब डीएनए में चेंज होता है डीएनए के सीक्वेंसेस में, तो आरएनए में भी चेंज होता है, और आरएनए में चेंज होता है तो जब आप आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे तो उसमें भी चेंज होगा। और प्रोटीन क्या है? एक्सप्रेशन। हमारी बॉडी में क्या हो रहा है वो प्रोटीन की वजह से ही तो हो रहा है। हमारी बॉडी में जो रिएक्शन चल रहे हैं वो कौन चला रहे हैं? एंजाइम्स विच आर प्रोटीन। तो अगर आपने डीएनए के सीक्वेंस को चेंज कर दिया तो आरएनए का सीक्वेंस चेंज, आरएनए का सीक्वेंस चेंज तो आरएनए से प्रोटीन बनता है। वो प्रोटीन भी थोड़ा सा आपका क्या बनेगा? डिफरेंट बनेगा। तो आपके मेटाबॉलिज्म पर उसका अफेक्ट पड़ रहा होगा। तो अल्टीमेटली यहां पर अगर आप देखें तो आपके डीएनए में जरा सा चेंज करने से आपका फिनोटाइप भी चेंज होता है। आपकी बॉडी में जो फंक्शंस हो रहे हैं उन पर भी इंपैक्ट हो सकता है अगर कोई बड़ी म्यूटेशन हुई है तो। ज्यादातर म्यूटेशंस जो होती हैं वो साइलेंट म्यूटेशंस होती हैं। साइलेंट म्यूटेशन सर मतलब डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज होने से भी सेम तरीके का प्रोटीन ही बनता है। देयर आर डिफरेंट कोडॉन्स दैट कोड्स फॉर सेम अमीनो एसिड, यानी कई ऐसे कोडॉन्स होते हैं जो एक अमीनो एसिड ही बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर रेफरेंस मैं बता रहा हूं कि डीएनए पे अगर आपका एटीजी लिखा हुआ है, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन, तो ये भी लेट से आपका एलेनिन नाम का अमीनो एसिड बनाता है। और यहां पर अगर एएजी हो गया, टी की जगह ए आ गया, तो ये भी लेट से एलेनिन बनाता है। तो म्यूटेशन तो हुई लेकिन आपका अमीनो एसिड सेम बना, यानी प्रोटीन सेम बनेगा। तो इसे कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन, कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए ज्यादातर जो म्यूटेशंस होती हैं वो आपकी इस प्रकार की होती हैं कि ये हमारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर को ना बिगाड़ रही हो, हमारी बॉडी के साथ खिलवाड़ ना कर रही हो। लेकिन कुछ म्यूटेशंस ऐसी भी होती हैं जो खिलवाड़ कर सकती हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां आ सकती हैं। ऐसी काफी सारी बीमारियों के बारे में हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में इसी चैप्टर के अंदर चर्चा कर रहे होंगे। तो अगर आप देखें तो म्यूटेशन एक फेनोमेना है विच रिजल्ट्स इन ऑल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। अगर डीएनए का सीक्वेंस चेंज कर दिया यानी जीनोटाइप तो डायरेक्टली चेंज हुआ ही है, और इससे प्रोटीन भी इंपैक्ट होगा। जैसे मैंने बताया, डीएनए का सीक्वेंस चेंज किया तो आरएनए का सीक्वेंस भी चेंज होगा, प्रोटीन का सीक्वेंस भी चेंज होगा, तो फिनोटाइप भी चेंज होगा। तो रिकंबिनेशन तो होता ही है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, मियोसिस के दौरान, लेकिन म्यूटेशन जो है ये भी आपका वेरिएशन ला रही होती है डीएनए के अंदर। अब समझ लीजिए कोई साइलेंट म्यूटेशन हुई जिससे प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा, आपकी बॉडी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन डीएनए का सीक्वेंस चेंज हुआ, इट बिकेम अ बिट डिफरेंट। तो आपकी बॉडी में डिफरेंसेस भी आए और आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी हैम्पर नहीं हुआ। इस प्रकार से नेचर में काफी सारे चेंजेस आते रहते हैं। तो म्यूटेशन और जेनेटिक रिकंबिनेशन ये मिल करके आपके अंदर वेरिएशंस ला रहे होते हैं विद टाइम। अब ऐसा भी हो सकता है कि डीएनए के अंदर डिलीशन हो जाए, कोई पार्ट उसका कट जाए, कोई पार्ट आपका गेन हो जाए, इंसर्ट हो जाए, या डुप्लीकेट हो जाए, डबल हो जाए, रिपीट हो जाए कोई पार्ट, है ना। और जैसा हमने लिंकेज एंड रिकंबिनेशन में पढ़ा था, भाई जीन्स तो आपके क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं, तो जीन में अगर चेंज होगा तो क्रोमोसोम में भी तो ओवरऑल एबनॉर्मेलिटी आएंगी ना। तो कैंसर सेल्स में ऐसी एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है जहां बहुत ज्यादा म्यूटेशंस हो जाती हैं। तो ये कोई अच्छी चीज नहीं है। एक लेवल तक म्यूटेशन इज अ गुड थिंग, स्लो म्यूटेशंस होनी चाहिए, लेकिन कई बार आपके डीएनए में बहुत बड़े बदलाव हो जाते हैं तो सारे प्रोटीन्स
आपके डिफरेंट बनने लग जाते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक से काम नहीं करता, तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि पॉइंट म्यूटेशन होती है, यानी पूरा डीएनए आपका सेफ है, सिर्फ एक पॉइंट पर एक नाइट्रोजनस बेस कोई चेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। जैसे सिकल सेल अनीमिया के अंदर है ना, सिकल सेल अनीमिया के अंदर एक पॉइंट म्यूटेशन होता है, GAG की जगह GUG आ जाता है और पूरी बॉडी की बैंड बच जाती है। सिकल सेल अनीमिया यानी हमारी जो आरबीसी है बाय कनकेव डिस्क शेप होती हैं, ये सिकल दराती जैसी हो जाती हैं, पतली, और अब आरबीसी गोल मटोल की जगह पतली हो गई है, तो इसकी हेमोग्लोबिन कैरी करने की कैपेसिटी भी कम हो गई, यानी हेमोग्लोबिन फिर ऑक्सीजन कैरी करता है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो गई, यानी एक छोटे से पॉइंट म्यूटेशन से आपकी पूरी बॉडी के जितने भी आरबीसी थे सारे सिकल शेप हो गए, आपकी पूरी बॉडी को इसने इंपैक्ट कर दिया। और कुछ होती हैं आपकी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जहां आपका रीडिंग फ्रेम ही चेंज हो जाता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। सो लेट्स गो टू द स्लाइड और एक बार देख लेते हैं भैया कि म्यूटेशन किस प्रकार से आपकी हो रही होती है। करेक्ट। तो व्हाट इज म्यूटेशन? इट इज ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन को क्या कहते हैं? चेंज कहते हैं। इट इज ऑल्टरेशन और चेंज इन जेनेटिक मटेरियल और डीएनए which leads to genotypic and phenotypic changes in our cell। हमारे सेल के मेटाबॉलिज्म पर भी फर्क पड़ सकता है, फिनोटाइप पे भी फर्क पड़ सकता है, और आपके जीनोटाइप पे तो डायरेक्ट फर्क पड़ ही रहा है। लेट्स से आपका डीएनए है, ये आपका डीएनए है, यहां पर एक छोटी सी ऑल्टरेशन आई इस लेवल पे, तो अगर ये स्ट्रैंड आपका आरएनए बनाता है, अगर ये आपका आरएनए बनाता है, तो इस आरएनए वाले लेवल पे भी आपकी क्या आएगी? गड़बड़ी आएगी। और अगर ये आरएनए आपका प्रोटीन बनाता है, तो प्रोटीन वाले लेवल पर भी क्या आएगी? आपकी कोई ना कोई गड़बड़ी आ सकती है। तो जीनोटाइप हैम्पर होने से आपका फिनोटाइप भी क्या हो सकता है? हैम्पर हो सकता है। राइट, जीनोटाइप हैम्पर होने से आपका फिनोटाइप भी हैम्पर हो सकता है। तो आपका जीनोटाइप यहां पर चेंज हुआ क्योंकि आपने जेनेटिक मटेरियल पे डायरेक्टली चेंज किया है, आपका प्रोटीन बन रहा है, तो आपका फिनोटाइप भी यहां पर चेंज हो गया। ये प्रोटीन जो आपका डिफरेंट बना है, ये आप डिफरेंट एक्सप्रेशन दे रहा होगा। तो डीएनए में अगर आपने चेंज किया तो आरएनए में भी जा सकता है, और आरएनए का जो चेंज है ये ऑब्वियसली आपका प्रोटीन के अंदर भी जा सकता है। करेक्ट, ये हम लोगों ने यहां पर सीखा। तो अल्टरेशन जो है वो हो सकती है आपके डीएनए में। नाउ आपको पता है कि वेरिएशंस कहां से आती हैं? वेरिएशंस कहां से आती हैं हमारे अंदर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान आपका वेरिएशंस कहां से आती हैं? रिकम्बिनेशन के द्वारा। और रिकम्बिनेशन के अलावा हमें एक और प्लेयर मिल गया जिस वजह से वेरिएशंस आ सकती हैं, प्लस म्यूटेशन हमको मिल गई। अब आपको पता है जीन कहां पाए जाते हैं? क्रोमोसोम पे। तो यू कैन राइट ओवर हियर कि व्हेन जीन म्यूटेट्स, when gene mutates, chromosomes also gets altered। क्रोमोसोम्स ऑल्सो गेट अल्टर्ड। करेक्ट है। अब देखिए क्या हुआ यहां पर। लेट्स टेक एन एम्प्टी स्लाइड। एक सेकंड, इसको मैं काला कर लेता हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने डीएनए का एक सीक्वेंस ले लिया है। ये डीएनए का सीक्वेंस है ATGC ATGC
ATTA, करेक्ट है, डीएनए का एक सीक्वेंस है। अब इस डीएनए के सीक्वेंस में हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने कर दिया इंसर्शन। इंसर्शन यानी मैंने कुछ इंसर्ट कर दिया है, राइट। इंसर्शन यानी मैंने कुछ क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है। इससे क्या होता है भाई, अच्छा ओके, तो कुछ और ही है। इसको भैया कॉपी करने के लिए क्या करना पड़ेगा ये देखते हैं। ओके, अरे वाह यार, हो गया है ना। इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, यहां पर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। नाउ एक और बार कर लेते हैं, क्योंकि कई सारी कॉपीज की जरूरत पड़ेगी, तो अभी से बनाकर रख लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए हमने क्या किया। अभी इसके अंदर यहां तक तो सब ठीक है, दुनियादारी में यहां तक सब ठीक है, ATGC 80 तक ठीक है ना। अब मैंने क्या कर दिया, यहां पर A लगा दिया, ATGC 80 तक ठीक है सब, फिर मैंने A लगा दिया, फिर क्या हो गया आपका GC ATTA, GC ATTA। तो ये क्या हो गया, इंसर्शन। मैंने एक जो आपका नाइट्रोजनस बेस है ये एक्स्ट्रा इंसर्ट कर दिया, दिस इज इंसर्शन। प्लस इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद हो सकता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब कुछ पार्ट को मैं रिपीट कर दूं, जैसे ATGC 80 है, तो इसके बाद मैंने क्या रिपीट कर दिया, ATGC 80, मैंने GCA रिपीट कर दिया, GCA, और फिर यहां पर क्या हो गया, GCA ही दोबारा आ गया और TTA आ गया। यानी ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट मैंने इसको यहां पर क्या कर दिया है, रिपीट कर दिया है। तो व्हाट इट बिकेम डुप्लीकेशन। यहां पर एक पार्ट दोबारा आपका डुप्लीकेट हो गया, तो इट बिकेम डुप्लीकेशन, है ना। अब मैं कुछ इसमें से डिलीट कर दूं, तो इट बिकेम डिलीशन, तो इट बिकेम डिलीशन। जैसे यहां से मैं ATGC यहां पर है ना, मैंने यहां पर बीच में कुछ डिलीट कर दिया है, ATGC A, मैंने T यहां पर डिलीट कर दिया है, और आगे का मैं सेम रखता हूं, GC ATTA, तो इट इज कॉल्ड एज डिलीशन। सिमिलरली एक होता है सब्स्टिट्यूशन, मैं एक चीज निकालूं, मैं उसकी जगह दूसरी चीज डाल दूं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन, राइट, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। और एक चीज की जगह मैं दूसरी चीज लगा दूं अगर, दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। एक जगह पर मैं पॉइंट म्यूटेशन कर देता हूं, पॉइंट म्यूटेशन जो कि सिकल सेल अनीमिया में देखने को मिल रही थी, ये पॉइंट म्यूटेशन मैं यहां पर कर सकता हूं। मैंने क्या किया भैया, मैंने यहां पर ये लिया, करेक्ट, ये यहां पर मैंने लिखा, एंड इस सी को मैंने हटा दिया, इस सी को मैंने हटा दिया, और इसकी जगह मैंने लगा दिया क्या, जी। इस सी की जगह मैंने जी लगा दिया, सिर्फ एक पॉइंट पे चेंज किया है पूरे डीएनए में, तो पॉइंट म्यूटेशन हो गया ना, ये पॉइंट म्यूटेशन हो गया, सिर्फ एक पॉइंट पे मैंने चेंज किया है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया, जिसके बारे में अगले सेशन में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ रहे होंगे, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। काफी सारी बीमारियां होंगी, उनमें सिकल सेल अनीमिया के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए भैया, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होती है। आप क्या करते हैं ना, आप कभी भी जब डीएनए को पढ़ते हैं या आरएनए को पढ़ते हैं, दोनों में आप 3-3 के सीक्वेंस में इनको पढ़ते हैं, इसे एक कोडॉन बोलते हैं, तो दिस इज 1 कोडॉन, है ना। आरएनए में इसको कोडॉन बोलते हैं, आरएनए है, इट इज 1 कोडॉन। तो आप इन 3 को पढ़ रहे हो, 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 तो एक फ्रेम है। पहले फ्रेम में आया यूएसी, यूसीए, जीजीयू, यूसीए, करेक्ट। अब आपने क्या कर दिया भैया, यहां पर इंसर्शन कर दी, बीच में आपने जी घुसेड़ दिया इंसर्शन करके, तो क्या फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा भाई। पहला था यूएसी, 3 ही पढ़ोगे यूएसी, फिर था यूसीए, 3 ही पढ़ोगे यूसीए, फिर आ गया आपका जीजीयू, यहां बीच में आपने क्या कर दिया, यहां आपने बीच में जी घुसेड़ा था, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सी आ जाएगा यहां पर आरएनए में, तो ये क्या आ गया, सीजीजी। तो जीजीयू का सीजीजी आ गया। अब ये कोडॉन ही अगर अलग बन गया तो अमीनो एसिड भी डिफरेंट बनेगा, यहां ग्लाइसिन बन रहा है, यहां आर्जिनिन बन रहा है, हो गया प्रोटीन चेंज। यहां आपका आ रहा है यूसीए,
यहां आ रहा है यूयूसी, यहां बन रहा था सेरीन, यहां बन रहा है फिनाइलएलनिन, हो गया चेंज, है ना। यहां आपका ए था, ये खिसक के और बाहर निकल गया, फ्रेम शिफ्ट हो गया ना भैया, फ्रेम शिफ्ट हो गया। आप 2 अगर इंसर्ट कर रहे होते तो भी फ्रेम शिफ्ट होता, क्योंकि हम इन्हें 3-3 के मल्टीपल्स में काउंट कर रहे हैं। अगर आप 3 इंसर्ट करते नाइट्रोजनस बेसिस तो एक अमीनो एसिड आगे बढ़ जाता, बीच में एक नया अमीनो एसिड ऐड हो जाता, ओवरऑल फ्रेम शिफ्ट नहीं होता। यानी जब आप 3 की मल्टीपल में चीजों को ऐड करते हो या रिमूव करते हो तो फ्रेम शिफ्ट नहीं होता। समझ लीजिए यहां पर मैं ऐड कर देता जी जी यू, यहां पर ऐड हो जाता आपका जी जी यू, तो आप कैसे पढ़ते इसको, यहां यूएसी, यहां यूएसी, यहां यूसीए, यहां यूसीए, यहां आपका जीजीयू एक्स्ट्रा आ जाता, फिर आता यहां पर आपका जीजीयू, यहां पर आता आपका जीजीयू, यहां पर आपका आता यूसीए, यहां पर आता आपका यूसीए, बीच में एक अमीनो एसिड पूरा ऐड हो रहा होता। 3 डिलीट करते तो भी एक अमीनो एसिड पूरा डिलीट हो रहा होता। लेकिन जब आप 1 या 2 नाइट्रोजनस बेस ऐड करते हो या रिमूव करते हो तब दिक्कत शुरू होती है। 1 या 2 नाइट्रोजनस बेसिस ऐड किए या रिमूव किए तो फ्रेम हिल गया ना भाई, वो तो 3-3 के सीक्वेंस में चल रहे थे, तब जाके गड़बड़ी आ जाएगी। करेक्ट, दिस इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये आपकी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। यहां आपका क्या हुआ, फ्रेम ही शिफ्ट हो गया, दिस इज योर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। करेक्ट है, दिस इज योर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। म्यूटाजेंस, नाम से ही सब कुछ पता लग रहा है। म्यूटाजेंस, म्यूटा मतलब म्यूटेशन, जन मतलब जनरेटिंग। ऐसे एजेंट्स, ऐसे केमिकल्स या फिजिकल एजेंट्स दो म्यूटेशन को जनरेट कर सकते हैं, दीज आर कॉल्ड एज म्यूटाजेंस। इन्हें म्यूटेशन जनरेटिंग एजेंट्स कहा जाता है, म्यूटाजेंस कहा जाता है। अब ये जो म्यूटाजेंस हैं ये आपके क्या हो सकते हैं, ये आपकी रेडिएशंस भी हो सकती हैं, फिजिकल रेडिएशंस भी हो सकती हैं, फिजिकल रेडिएशंस भी हो सकती हैं जो आपकी बीमारी कॉज कर सकती हैं। सबसे प्रोमिनेंट क्या है आपका, सबसे प्रोमिनेंट है आपकी यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, आपकी एक्स रेज भी हैं, आपकी गामा रेज भी हैं, ये आपकी म्यूटेशन कॉज कर सकती हैं। जैसे यूवी रेज क्या करती है, यूवी रेज कैन मेक थायमीन डाइमर्स। आपने बायोमोलिक्यूल्स आई होप पढ़ लिया होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया एडेनिन जो है ये थायमीन के साथ पेयर करता है। डीएनए में एडेनिन जो है ये थायमीन के साथ पेयर करता है, बट यहां क्या हो जाता है, थायमीन डाइमर बन जाते हैं, यानी थायमीन ही थायमीन के साथ पेयर कर लेता है, विच इज एन एबनॉर्मेलिटी। ये कोई बढ़िया कंडीशन थोड़ी है, ये एबनॉर्मेलिटी है, राइट, ये एबनॉर्मेलिटी है। तो ये फिजिकल रेडिएशन भी आपकी कैंसर कॉज कर सकती हैं, ये आपकी कैंसर कॉज कर सकती हैं। और अगर आप देखें भैया तो ये जो आपकी केमिकल्स हैं कई, ये भी आपके म्यूटाजेंस हो सकते हैं, केमिकल्स भी आपके म्यूटाजेंस हो सकते हैं। जैसे कि आपका, आप लिख लीजिए मस्टर्ड गैस, फॉर्मलिन, राइट, एंड मेनी अदर गैसेस, है ना, एंड मेनी अदर गैसेस एटसेट्रा लिख लो भाई। काफी सारी गैसेस है, मस्टर्ड गैस है, फॉर्मलिन है, इसके अलावा आपका एसीटेट है। देयर आर अ लॉट ऑफ केमिकल्स विच कैन ऑल्सो कॉज म्यूटेशन। तो म्यूटेशन जनरेट करने वाले एजेंट्स को हम म्यूटाजेंस कहते हैं। तो ये जो म्यूटेशन वाला टॉपिक है ना, एक्चुअल में ये हम थोड़ा सा एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा भी गए हैं, क्योंकि ये सेम जो टॉपिक है दिस विल बी टॉट टू अस इन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमको सेम चीज सिखाई जाती है, तो हमने सोचा कि दोनों चैप्टर के म्यूटेशन पार्ट को हम लोग साथ में कवर कर लें, तो इट इज ऑलमोस्ट कवर्ड। यहां पर हमने सारी बातें कर ली हैं जो इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में म्यूटेशन में देखने को मिलती। तो आपको एक छोटा सा होमवर्क ये है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जो म्यूटेशन टॉपिक है ये आप पढ़कर आएंगे। म्यूटाजेंस में यहां पर सिर्फ एक चीज बता रखी है, दैट इज यूवी रेडिएशन, और कुछ भी नहीं, है ना। लेकिन फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स यहां पर हो सकते हैं, जिनके कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिए,
राइट, और ये म्यूटेशन है, अगली जनरेशन में जा सकती हैं तो आपकी हेरिटेबल भी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, सिकल सेल एनीमिया, या और डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले सेशंस में, अभी इसी चैप्टर के अंदर इसकी डिटेल स्टडी है। तो व्हाट आर म्यूटाजेंस? डीएनए सीक्वेंसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन, नहीं भैया ये तो एजेंट है म्यूटेशन के। केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर दैट इंड्यूसेस म्यूटेशन, एकदम करेक्ट है। सेल्स विद एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स, ये म्यूटेशन जनरेटिंग एजेंट्स नहीं है। ऑर्गेनिज्म विद ऑल्टर्ड जीनोटाइप, नहीं भैया। एजेंट्स की बात कर रहे हैं हम, तो वो केमिकल्स या फिजिकल एजेंट जो कि म्यूटेशन इंड्यूस करा सकते हैं उन्हें हम म्यूटाजेंस कह रहे होते हैं। करेक्ट। होमवर्क आपका क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट होमवर्क, रीड म्यूटेशन टॉपिक फ्रॉम नेक्स्ट चैप्टर। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जो म्यूटेशन पार्ट है वो आप पढ़ रहे होंगे, बिकॉज वो यहां पर ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। इसके अलावा आप डीपीपी सॉल्व कर रहे होंगे, जो मैं आपको दूंगा एक कंबाइंड डीपीपी, और आप पंच के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आपको बहुत इफेक्टिव बनाना है अपनी स्टडी को तो आप मेड इजी को ऑप्ट कर सकते हैं। एक आधा पॉइंट जो मैं क्लास में एक्स्ट्रा बताऊं वो आप स्टिकी नोट्स के माध्यम से चिपका सकते हैं अपने नोट्स के अंदर। बाकी आपको ज्यादातर चीजें एज इट इज मेरी हैंडराइटिंग में मिल जाती हैं, तो इट विल क्रिएट मोर सेंस। ऑलराइट, सो अब हम लोग बढ़ रहे होंगे टुवर्ड्स अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक जो स्टूडेंट्स को डरा के रखता है, दैट इज पेडिग्री एनालिसिस। एंड देन आफ्टर हम सारे डिसऑर्डर्स की एक साथ बैठ करके डिटेल्ड स्टडी कर रहे होंगे, चाहे आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हों, चाहे आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हों। फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, एंड देन हम लोग बेसिक ऑफ जेनेटिक्स खत्म करके थोड़ा सा आगे बढ़ रहे होंगे मॉलिक्यूलर लेवल पे इन द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वो आपका और भी मजेदार टॉपिक है, क्योंकि यहां पर आप काफी सारी चीजें सीख चुके होंगे, तो उसका इंप्लीमेंटेशन आप बढ़िया तरीके से अगले चैप्टर में कर पा रहे होंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप अगर आपको इस सेशन देख करके मजा आया तो प्लीज राइट वीपू सर ओपी इन द कमेंट सेक्शन, और मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, होमवर्क करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर अपडेट कर दीजिएगा, और मैं आपसे मिलता हूं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। अगली बार जो हम सेशन लेकर के आ रहे हैं बहुत खास है, पेडिग्री एनालिसिस, क्योंकि पिछले 10 साल से पेडिग्री पर कोई सॉल्व करने का क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आई विल बी टेलिंग यू सम ट्रिक्स, some super duper tricks that will be helping you out to solve the pedigree in the easiest way possible. तो मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, जय हिंद।